सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग MBBS फ्रॉम GMC फिरोजाबाद। जो पिछला जो लेक्चर था अपना, उसमें अपन ने किसकी बात की थी? फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी के इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स के पार्ट 1 के ना। तो अभी अब कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 को ही। तो यूनिट अपनी क्या चल रही है? फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी, जिसमें अपन बात कर चुके हैं किस किस की। थर्मल इंजरीज की बात कर चुके हैं, बर्न वाले चैप्टर की, प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स की अपन ने बात की थी, इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स के पार्ट 1 की बात की थी, यानी कि उसमें इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स तो पूरा ही कर लिया था। टर्मिनल बैलिस्टिक या बाउंड बैलिस्टिक्स जो है हमने उसमें देख लिया थोड़ा बहुत। अब उसकी आगे ही कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब हमने बता ही दिया था, प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स का मतलब है जो गोली है वो बैरल के अंदर ही चल रही है ना। और ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स का मतलब है गोली बैरल से बाहर आ चुकी है, अब हवा में उसकी गति का अध्ययन करेंगे। और टर्मिनल बैलिस्टिक्स का मतलब है गोली अपने टारगेट पर पहुंच चुकी है, उसने वाउंड प्रोड्यूस कर दिया है ना। तो वाउंड का अध्ययन करेंगे, गोली का अध्ययन करेंगे जो वाउंड में लगी हुई है। ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? फायर आर्म इन्वेस्टिगेशन एंड बुलेट फिंगरप्रिंटिंग की। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है क्राइम बुलेट के ना। तो क्राइम बुलेट कौन सी बुलेट होती है? क्राइम बुलेट ऐसी बुलेट होती है जो कि रिकवर्ड की जाती है किससे? डायरेक्टली फ्रॉम द क्राइम सीन से या फिर विक्टिम की बॉडी से ना। तो सीधी सी बात है, जो भी बुलेट हमने बोला ना, अपन पढ़ क्या रहे हैं? टर्मिनल बैलिस्टिक्स। टर्मिनल बैलिस्टिक्स को बाउंड बैलिस्टिक्स भी कहते हैं। बाउंड बैलिस्टिक्स का मतलब ही क्या होता है कि गोली जो है टारगेट तक पहुंच चुकी है, उसने बाउंड प्रोड्यूस कर दिया है ना। तो ध्यान रखना है, क्राइम बुलेट का मतलब क्या? बुलेट जो रिकवर की गई है, क्राइम सीन से प्राप्त की गई है या विक्टिम की बॉडी के अंदर से बुलेट निकाली गई है, वो क्राइम बुलेट है। अब एक शब्द आता है बुलेट फिंगरप्रिंटिंग। बुलेट फिंगरप्रिंटिंग का सीधा सा मतलब है प्रोसेस द आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक फायर आर्म बाय यूजिंग एनालिटिकल स्ट्रेशन मार्क ऑन द फायर्ड बुलेट। सीधी सी बात है, जो क्राइम सीन से बुलेट मिली है, विक्टिम की बॉडी से बुलेट मिली है, वो क्राइम बुलेट है। अब उस बुलेट के ऊपर कुछ मार्किंग होती है ना, कुछ निशान से बने होते हैं, कुछ धारियां बनी होती है, स्ट्राइशन बना होता है। स्ट्राइशन का मतलब क्या होता है? धारियां। आपने पढ़ा होगा स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल। ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो स्ट्राइशन का मतलब कुछ धारियां बनी होती है, कुछ मार्किंग बनी होती है। ध्यान रखना है, हर बुलेट की अपनी एक स्पेसिफिक मार्किंग होती है। मतलब हर बुलेट की तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक गन से चली हुई सारी बुलेट की एक स्पेसिफिक मार्किंग होती है। ध्यान रखना इस प्रकार से। सीधी सी बात है, जिस तरीके से डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करके हम बता देते हैं कि ये डीएनए किस मनुष्य का है, उसी तरीके से बुलेट की फिंगरप्रिंटिंग करके हम बता देंगे कि ये बुलेट किस फायर आर्म से चली है, किस बंदूक से चली है ना। तो अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बुलेट मार्किंग की। तो बुलेट फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है? बुलेट के ऊपर जो मार्किंग बनी है उसको देख करके बताना कि ये बुलेट कौन सी बंदूक से चली है। ये है बुलेट फिंगरप्रिंटिंग। तो बुलेट के ऊपर आप कह रहे हो मार्किंग बनी है, तो कौन सी मार्किंग बनी होती है उसकी बात करते हैं। तो कोई भी बुलेट होती है उसके ऊपर दो तरीके की मार्किंग बनी होती है, एक होती है प्राइमरी मार्किंग, एक होती है सेकेंडरी मार्किंग, है ना। प्राइमरी मार्किंग जो होती है वो क्लास कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब एक क्लास की सारी बंदूकों के अंदर पाए जाने वाली बुलेट की मार्किंग सेम होगी, है ना। मतलब क्या है इसका मतलब? बंदूक जो होती है ना, फायर आर्म, उसकी भी कई क्लास होती है, जैसे कि राइफल है, या फिर शॉर्ट गन है। राइफल में भी रिवॉल्वर है कि पिस्टल है, रिवॉल्वर में भी फिर कई टाइप की होती है, AK-47 है कि जो भी अपन बात करें। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है, एक तरीके की AK-47 के अंदर की सारी बुलेट्स क्या होंगी? सेम होगी ना। तो प्राइमरी मार्किंग का मतलब है क्लास कैरेक्टरिस्टिक होती है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक या गन कैरेक्टरिस्टिक या फायर आर्म कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। मतलब एक क्लास होती है बंदूकों की, उस क्लास की जितनी भी बंदूकें हैं ना, उन जितनी भी बंदूकों के अंदर जितनी भी बुलेट्स हैं, उन सब के अंदर सेम मार्किंग होगी, है ना। तो बुलेट की मतलब बंदूक जो होती है उसकी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मान लो 100 बंदूक है ना, और एक बंदूक के अंदर 100 गोली है, तो टोटल मिलाकर कितनी गोली होगी? 10,000 गोली होगी। 10 की 10,000 गोली पर सेम मार्किंग होगी। प्राइमरी मार्किंग का मतलब ये है, एक ही क्लास की सारी गन से चलने वाली सब बुलेट पर सेम मार्किंग होती है, प्राइमरी मार्किंग, है ना। और सेकेंडरी मार्किंग का मतलब है एक बंदूक से चलने वाली सारी गोलियों पर सेम मार्किंग होती है ना। सेकेंडरी मार्किंग का मतलब एक बंदूक से चलने वाली सारी गोलियों पर सेम मार्किंग है, और प्राइमरी मार्किंग का मतलब एक क्लास की जितनी भी बंदूकें हैं उन सब से चलने वाली सारी गोलियों पर सेम मार्किंग होगी ना। तो प्राइमरी मार्किंग एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है, जबकि सेकेंडरी मार्किंग एक गन को या एक फायर आर्म को या एक इंडिविजुअल गन को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना है ना। प्राइमरी मार्किंग क्यों प्रोड्यूस होती है? आपको पता है, जो राइफल गन होती है उसके अंदर पाई जाती है राइफलिंग। राइफलिंग का मतलब उसके अंदर पाए जाते हैं लैंड्स एंड ग्रूव्स। तो वो लैंड्स और ग्रूव जो होते हैं ना, वो बुलेट के ऊपर एक निशान बना देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, कॉमन टू ऑल फायर आर्म ऑफ द सेम मेक मॉडल एंड कैलिबर है।
तो जो सेम मॉडल की बंदूकें होती हैं, सेम मेक कैलिबर सब उनका सेम होता है अगर, तो उनके अंदर राइफलिंग सेम होगी तो बुलेट के अंदर बनने वाली मार्किंग भी सेम होगी। तो इससे अपन आइडेंटिफाई वेपन मेक या मॉडल है ना। तो बुलेट की प्राइमरी मार्किंग से अपन बंदूक का मॉडल निकाल सकते हैं कि ये कौन से मॉडल की बंदूक है ना। इस मॉडल की बहुत सारी बंदूकें हो सकती हैं, तो उनमें से किससे गोली चली है वो अपन बताएंगे सेकेंडरी मार्किंग से, है ना। तो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आज भी आ रहा है, मैंने बताया भी था पहले, फैक्ट्री का कुछ काम चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, ध्यान रखना है, मेरी आवाज़ पे ध्यान रखोगे तो बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगा ना। तो अब बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी मार्किंग की, है ना। तो सेकेंडरी मार्किंग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है, गन फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं इसको। कौन सी गन से गोली चली है आपकी वो बता देंगे सेकेंडरी मार्किंग को देख के, है ना। तो सेकेंडरी मार्किंग कैसे कौन प्रोड्यूस करता है, इरेगुलरिटीज ऑफ द बैरल। तो बैरल के अंदर कई बार इरेगुलरिटीज पाई जाती है, ध्यान रखना, मतलब प्रॉपर लैंड्स और ग्रूव्स नहीं बनते, कुछ जगह इरेगुलरिटीज अनियमितताएं आ जाती है। तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगी है, तो वेरी फ्रॉम गन टू गन। तो इरेगुलरिटीज क्या क्या हो सकती है, इरेगुलरिटीज में कोई वियर एंड टियर हो सकता है, मतलब बैरल कहीं से टूट फूट सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ सकता है, मेटेलिक फाउलिंग हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी। सीधी सी बात है, जो भी बुलेट जिससे बनी होती है जनरली लेड से बनी होती है, तो जब बंदूक गर्म हो गई तो लेड पिघल गया तो लेड के पार्टिकल्स जमा हो गए बैरल पर जमा होने पर एडिशनल मार्किंग प्रोड्यूस हो जाएगी बुलेट पर, है ना। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, मोल्टन लेड डिपोजिशन। तो अभी तक बात समझ में आ गई होगी, अपन ने क्या बोला, क्राइम सीन पर आप गए, आप सीआईडी के फोरेंसिक के डॉक्टर सालू के हो मान लो, तो आप क्राइम सीन पर गए, क्राइम सीन पर जाते ही आपने क्या किया, बुलेट निकाली वहां से क्राइम सीन से या फिर जो है विक्टिम की बॉडी से, ना। तो उस बुलेट को आप क्या कहोगे, क्राइम बुलेट, है ना। उस बुलेट के ऊपर दो तरीके के निशान है, दो तरीके के मार्किंग है, प्राइमरी मार्किंग, सेकेंडरी मार्किंग, है ना। प्राइमरी मार्किंग क्या बता देगी, ये कि इस मॉडल की बंदूक में से चली है ना, इस क्लास की बंदूकों में से किसी एक बंदूक से चली है ना। अब अपने को कंफर्म करना है कि उस क्लास में से भी किस बंदूक से चली है ये, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे सेकेंडरी मार्किंग, है ना। सेकेंडरी मार्किंग हर बंदूक के अंदर अलग होती है, ध्यान रखना है। वो बंदूक का जो बैरल होता है उसकी इरेगुलरिटीज की वजह से गोली पर बनती है। तो इरेगुलरिटीज क्या हो सकती है, कोई वियर एंड टियर हो सकता है, घिस पिट सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, मोल्टन लेड डिपोजिशन हो सकता है, जिसमें क्या होगा, मेटेलिक फाउलिंग होगी, जो भी लेड है वो पिघल करके बैरल पर जमा हो गया, जिससे एडिशनल मार्किंग प्रोड्यूस होगी बुलेट पर। तो ये होगी सेकेंडरी मार्किंग, जो कि अपने को एग्जैक्टली बता देगी कि किस बंदूक से गोली चली है ना। तो अपन गोली देख करके बता सकते हैं कि कौन सी बंदूक से गोली चली है। तो ध्यान रखना यही है बुलेट फिंगरप्रिंटिंग, है ना। बुलेट को देख करके आपने बता दिया कौन सी फायर आर्म से चली है ये ना। अब आता है कंपेरिजन माइक्रोस्कोप एनालिसिस, है ना, यूज टू मैच स्ट्रिएशन ऑन ए टेस्ट बुलेट्स विद द क्राइम बुलेट, कंटिन्यूअस स्ट्रिएशन अक्रॉस स्प्लिट फील्ड कंफर्म द सेम फायर आर्म, ना। सीधी सी बात है, जो भी क्राइम बुलेट है उसको टेस्ट बुलेट से मैच किया जाएगा, उसकी मार्किंग को, ना। क्राइम बुलेट के ऊपर जो भी मार्किंग है उसको टेस्ट बुलेट की मार्किंग से मैच किया जाएगा, तो टेस्ट बुलेट बता देगी कि हाँ ये इस बंदूक से चली है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज बुलेट हैंडलिंग एंड गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट, जीएसआर टेस्ट के, ना। सीधी सी बात है, क्राइम सीन से विक्टिम की बॉडी से बुलेट निकालनी है तो ऐसे ही आप निकाल नहीं लोगे हाथ से या फिर जो भी आपके पास फोर्सेप्स है उससे, ना। एडिशनल मार्किंग प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही नहीं निकाल सकते अपन, ना। उसको निकालने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, प्रॉपर हथियार होता है उसके लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, रबर टिप्ड ट्विजर्स फोर्सेप्स ऑन ग्लव्ड हैंड, तो ध्यान रखना है ग्लव्स पहनेंगे हाथ में और उसके बाद रबर टिप्ड ट्विजर्स जो होगा उससे निकाली जाएगी आपकी बुलेट, है ना, जिससे कोई भी एडिशनल मार्किंग प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए बुलेट पर, क्योंकि एडिशनल मार्किंग अगर प्रोड्यूस हो गई तो आपकी बदल सकती है बुलेट फिंगरप्रिंटिंग। आप दूसरी गन से बंदूक चली है, आप बता दोगे मार्किंग देखकर कि ये इस गन से चली होगी, ना। तो सीधी सी बात है, कोई एडिशनल मार्किंग बुलेट पर प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपन यूज करते हैं किसको, रबर टिप्ड ट्विजर या फोर्सेप्स को। डायग्राम भी दे रखा होगा आपके नोट्स या बुक में, देख लेना, उसका ध्यान रखना इस प्रकार से, क्योंकि ये एडिशनल मार्किंग कोज होने से बचा देता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। रबर टिप ट्विजर्स टूथेड फोर्सेप्स कोज एडिशनल मार्किंग, ग्लव्ड हैंड, ध्यान रखना इस प्रकार से एडिशनल मार्किंग नहीं होनी चाहिए उस पर, तभी इसको यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ना। अवॉइड टूथेड या मेटल फोर्सेप्स टू प्रिवेंट आर्टिफिशियल स्क्रैचेज या आर्टिफैक्ट्स, एडिशनल मार्किंग ना प्रोड्यूस हो, ना। तो अब बात कर रहे हैं अपन गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट की, जीएसआर टेस्ट के, ना। तो गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि जब एक्यूज ने गोली चलाई होगी, ना, तो उसके हाथों पर या क्लोथ्स पर कुछ गन शॉट के रेजिड्यू जमा हो गए होंगे, ना। गन शॉट के रेजिड्यू का
मतलब कोई सूट है, मतलब कालिक, अनबंट गन पाउडर या कोई बुलेट से निकलने वाले मेटल्स, ध्यान रखना इस प्रकार से लेड, बेरियम, एंटीमनी, तो ये सब उसके हाथों पर या फिर क्लोथ्स पर जमा हो गए होंगे, तो उनको हम टेस्ट करेंगे। तो उससे अपन पता चला लेंगे कि कौन से फायर आर्म से इसने, फायर आर्म से तो नहीं पता, मतलब इसने फायर आर्म यूज किया है कि नहीं किया ना, रिसेंटली फायर्ड ए वेपन अपन बात करें तो मतलब इसने अभी गोली चलाई है कि नहीं चलाई, ध्यान रखना गोली चलाई होगी तो उसके हाथ पर या कपड़ों पर गन शॉट रेजिड्यू लगे होंगे ना। तो साइट ऑफ सैंपलिंग क्या होती है, मतलब कहाँ से सैंपल निकाला जाएगा, जो ये सैंपल है सूट, अनबर्न्ड गन पाउडर, प्राइमरी मेटल्स, ये सब कहाँ से निकालेंगे, डोर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंड से एंड थंब इंडेक्स वेब स्पेस अपन बात करें तो ना। तो जो थंब होता है और इंडेक्स फिंगर होती है, इनके बीच का वेब स्पेस यहीं से तो आप पकड़ते हो बंदूक को, ध्यान रखना इसी प्रकार से पकड़ी जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है ये सारी चीज़ें जमा हो गई हो, उसके क्लोथ्स पर जमा हो गई हो। तो ध्यान रखना जितने भी सैंपल्स हैं ये सूट, अनबर्न्ड गन पाउडर, मेटल्स, ये कब कलेक्ट किए जाने चाहिए, विद इन 3 आवर्स अपन बात करें तो ना। तो 3 आवर्स में कलेक्ट किए जाने चाहिए, नहीं तो इनका लॉस हो जाता है, अपने आप ही ये डिसअपियर्स हो जाते हैं। तो हो सकता है हाथ वगैरह भी धो सकता है आपका एक्यूज्ड, तो इसलिए इनको मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 3 आवर्स, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। और एक इंफ्रारेड फोटोग्राफी होती है, डिफेक्ट डिटेक्ट्स जीएसआर ऑन डार्क और पैटर्न क्लोथिंग, क्लोथ पर जीएसआर है कि नहीं उसको डिटेक्ट करेगा इंफ्रारेड फोटोग्राफी अपन बात करें तो, ध्यान रखना है ना। तो जीएसआर को करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसका एक निमोनिक है फायरिंग हैंड्स, जिन हाथों ने फायर किया होगा उन हाथों को टेस्ट करना है कि इसने फायर किया है कि नहीं किया, उसके लिए अपन यूज करते हैं जीएसआर। तो फायरिंग हैंड्स में एफ से क्या हो जाएगा, फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री यानी कि फास, और ए से फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, ध्यान रखना है एफ हटा दो फ्लेम है ना। एच से हैरिसन गिलरॉय टेस्ट, एन से न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस ना, और डी से डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, एस से सेम एडक्सा जो कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ध्यान रखना किसके लिए, गन शॉट रेजिड्यू के लिए ना। तो मेन बात अभी तक अपन ने क्या बात की कि किसी भी विक्टिम ने, किसी भी एक्यूज ने किसी विक्टिम के ऊपर गोली चलाई है, तो गोली चलाने से जो भी गोली चलने के बाद जो शूट होता है, अनबर्न्ड गन पाउडर होता है, मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं लेड, बेरियम, एंटीमनी के, वो उसके हाथों पर या कपड़ों पर कहीं पर जमा हो गए होंगे ना। वो अगर जमा हुए मिल गए अपने को तो कंफर्म हो जाएगा कि इसने रिसेंट में अभी गोली चलाई है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अपन क्या करते हैं, उसके हाथों को और कपड़ों को एग्जामिन करते हैं। कपड़ों को एग्जामिन करने के लिए इंफ्रारेड फोटोग्राफी टेक्निक होगी, और हाथ पे जीएसआर डिपॉजिट है कि नहीं है उसको मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 3 आवर, उसको मतलब देखने के लिए 3 घंटे के अंदर अंदर सैंपल कलेक्ट कर लिए जाएंगे ना। सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड पे, क्योंकि चलाएगा तब ऐसे मतलब वो गन शॉट रेजिड्यू यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर जो आपका थंब और इंडेक्स फिंगर का वेब स्पेस होता है यहाँ से अपन जो गन शॉट रेजिड्यू आपके कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो अपन ने क्या बोला, जीएसआर को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं, फायरिंग हेड से आप याद रख सकते हो, फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, हैरिसन गिलरॉय टेस्ट, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, सैम एडक्सा जो कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट आप यूज कर सकते हो किसके लिए, जो एक्यूज्ड है उसने गोली चलाई है कि नहीं चलाई, मतलब जीएसआर को देखने के लिए। ध्यान रखना है ब्राइटनेस बार बार कम ज़्यादा हो रही है थोड़ी, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अब अपन बात कर रहे हैं ए टिपिकल बैलिस्टिक्स की ना। तो अभी एक टॉपिक और रह गया, पहले बीच में शॉटगन बोर देखते हैं। तो शॉटगन बैलिस्टिक्स की अपन बात कर रहे हैं। शॉटगन से चलने वाली लेड पैलेट्स उसमें होते हैं, आपको पता है प्रोजेक्टाइल, उनकी अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से। और कौन सा वाउंड वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी बात करें ना। तो रेंज क्या क्या हो सकती है, 5 रेंज अपन ने पिछले लेक्चर में भी देखी थी, कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंट। तो ध्यान रखना डिस्टेंस क्या होती है, इसकी डिस्टेंस होती है 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर होती है ना, मजल और स्किन एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ना। क्लोज में डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन 1 मीटर, नियर में 1 से 2 मीटर, और इंटरमीडिएट में 2 to 4 मीटर, और डिस्टेंस में 4 मीटर से ज़्यादा ना। और एक इन्होंने वो नहीं बता रखा क्या, स्प्रेड, स्प्रेड इन्होंने बताया नहीं। तो स्प्रेड इन्होंने बताया नहीं, एमसीक्यू अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मेन बात अपन ने क्या बात की कि शॉर्ट गन जो होता है उससे जो प्रोजेक्टाइल चलते हैं वो क्या होते हैं, लेड शॉट्स, जबकि राइफल गन में क्या होते हैं, आपके बुलेट्स होते हैं। तो ध्यान रखना है, रेंज इन्होंने बता रखी है, कॉन्टैक्ट शॉट की रेंज क्या होगी, 0 सेंटीमीटर है, क्लोज शॉट की लेस देन 1 मीटर है। क्या मतलब है इस रेंज का, इस रेंज का मतलब है कि स्किन और मजल के बीच में कितनी दूरी है ना। तो क्लोज शॉट में स्किन या फिर टारगेट जो भी होता है और मजल के बीच में दूरी कितनी होती है, 1 मीटर से कम। नियर शॉट
में 1 से 2 मीटर, और इंटरमीडिएट में 2 से 4 मीटर, और डिस्टेंट में 4 मीटर से ज़्यादा ना। और एक होता है स्प्रेडिंग या डिस्पर्जन ऑफ शॉर्ट गन। तो ध्यान रखना ना, आपको पता है कि शॉर्ट गन से जो भी लेड शॉट्स निकलते हैं वो फैल जाते हैं बाद में कुछ दूरी पर जाकर ना। तो वो कितनी दूरी पर जाकर के फैलते हैं, शॉर्ट गन से निकले हुए लेड शॉट्स का फैलना कहलाता है डिस्पर्जन, और वो जितनी दूरी पर जाकर के फैलते हैं उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्पर्जन। तो वो होती है 2 मीटर। ध्यान रखना इस प्रकार से 2 मीटर से फैलना शुरू करते हैं आपके लेड शॉट्स, और 4 मीटर तक पहुँचते पहुँचते कंप्लीटली फैल जाते हैं। मेन बात मैंने क्या बोला कि जैसे ही आपने शॉर्ट गन से फायरिंग की, फायरिंग करते लेड शॉट्स बंदूक से बाहर निकले, वो लेड शॉट्स 2 मीटर की दूरी तक तो एक सिंगल मास के रूप में ट्रेवल करेंगे, और 2 मीटर से आगे वो फैलना शुरू हो जाएंगे, डिस्पर्जन हो जाएगा उनमें। डिस्पर्जन मतलब फैलना, और वो फैलते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ध्यान रखना 2 मीटर से फैलना शुरू करे थे, 4 मीटर तक आते आते पूरी तरह से फैल जाएंगे ना। तो जैसे ही शॉर्ट गन से फायरिंग की, 2 मीटर तक तो लेड शॉट्स एक सिंगल मास के रूप में ट्रेवल करेंगे, 2 मीटर से फैलना शुरू करेंगे, 4 मीटर तक आते आते कंप्लीटली फैल जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है, डिस्पर्जन ऑफ लेड शॉट्स, सही है ना। इस बात को अपन यहाँ यूज करते हैं ना। देखो कॉन्टैक्ट में डिस्टेंस कितनी, 0 सेंटीमीटर, मतलब कुछ भी नहीं है ना। क्लोज और नियर में 2 मीटर से कम है डिस्टेंस, है ना। यानी कि आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट, क्लोज और नियर, तीनों में डिस्टेंस 2 मीटर से कम है, मतलब तीनों में ही अभी लेड शॉट का डिस्पर्जन शुरू नहीं हुआ है ना। तो तीनों में ही लेड शॉट का डिस्पर्जन शुरू नहीं हुआ, यानी कि तीनों में जो लेड शॉट्स है वो एक सिंगल मास के रूप में जा रहे हैं, उनका जो भी इफेक्ट आएगा वो सिंगल मास के रूप में आएगा ना। ये बात समझ में आ गई होगी। कॉन्टैक्ट, क्लोज और नियर शॉट में क्या होता है, मजल और स्किन या टारगेट के बीच की दूरी 2 मीटर से कम होती है तीनों में ही। कॉन्टैक्ट में तो एकदम टच में रहता है, क्लोज में लेस देन 1 मीटर होती है, नियर में 2 मीटर से कम होती है, 1 से 2 मीटर होती है ना। और आपको पता है लेड शॉट का डिस्पर्जन स्टार्ट होता है 2 मीटर पर, लेकिन जब उससे पहले कि लेड शॉट का डिस्पर्जन स्टार्ट होता, वो तो अपने टारगेट तक पहुंच गए, चाहे कॉन्टैक्ट हो, चाहे क्लोज हो, चाहे नियर शॉट हो। और टारगेट तक किस रूप में पहुंचेंगे, वो सिंगल मास के रूप में, क्योंकि अभी डिस्पर्जन तो शुरू हुआ ही नहीं है। तो डिस्पर्जन शुरू नहीं हुआ तो सिंगल मास के रूप में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर सिंगल मास का इफेक्ट आएगा उनका। और जबकि इंटरमीडिएट और डिस्टेंट में क्या होगा, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, 2 मीटर की दूरी है या 2 से 4 मीटर के बीच की दूरी है मजल और टारगेट के बीच, तो वो टारगेट तक पहुंचते पहुंचते डिस्पर्जन उनमें शुरू हो जाएगा, तो सेंट्रल मास के रूप में भी रहेंगे और थोड़ा बहुत डिस्पर्जन भी हो जाएगा इंटरमीडिएट में। जबकि डिस्टेंट शॉट में क्या होता है, 4 मीटर से ज़्यादा दूरी होती है आपके मजल और स्किन के या टारगेट के बीच की दूरी, तो इस बीच में कंप्लीट डिस्पर्जन हो चुका होता है लेड शॉट पार्टिकल्स का। तो अब लेड शॉट पार्टिकल्स सिंगल मास के रूप में पहुंचेंगे ही नहीं टारगेट पर, अलग अलग, मतलब एक कंप्लीट डिस्पर्जन हो चुका होगा, अलग अलग छोटे छोटे लेड शॉट्स पहुंचेंगे, ध्यान रखना आपके टारगेट पर, है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी, रिवाइंड करके देख लेना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर में तो एक सिंगल मास पहुंच रहा है टारगेट तक, जबकि इंटरमीडिएट में सिंगल मास भी है, थोड़े थोड़े बिखरे हुए लेड शॉट्स भी हैं, जबकि डिस्टेंस में कंप्लीट बिखरे हुए लेड शॉट्स ही पहुंच रहे हैं आपके टारगेट तक, है ना। तो यहाँ पे बाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसी से रिलेट करते हुए अपन देखेंगे। कॉन्टैक्ट में तो हमने पहले ही बात की थी कि सैटेलाइट या क्रूशिएट मार्जिन बनता है, लेड शॉट एंटर करते हैं एज ए सिंगल मास, क्योंकि अभी डिस्पर्जन शुरू नहीं हुआ है, 2 मीटर दूरी अभी आई नहीं है ना। तो गैस एक्सपेंशन होगा, टीयर्स करेगा स्किन को, और गैस एक्सपेंशन जो टीयर कर रहा है स्किन को, उसी की वजह से जनरेट हो रहा है क्या, सैटेलाइट या क्रूशिएट मार्जिन। और इसी की वजह से यहाँ पर ये वाला जो एंट्री बाउंड होता है ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है एग्जिट बाउंड से ना। जनरली तो एंट्री बाउंड छोटा होता है एग्जिट बाउंड से, लेकिन ये वाला एंट्री बाउंड सैटेलाइट या क्रूशिएट एंट्री बाउंड ये साइज में बड़ा होता है एग्जिट बाउंड से, ध्यान रखना है ना। क्लोज में क्या होगा, इसमें भी सिंगल सेंट्रल होल बनेगा, क्योंकि अभी लेड शॉट एक सिंगल मास के रूप में ट्रेवल कर रहे हैं ना, अभी डिस्पर्जन शुरू हुआ ही नहीं है, 1-2 मीटर पे डिस्पर्जन होता, उससे पहले तो वो टारगेट पर टकराई गए ना। तो इसमें क्लासिक ट्रायड प्रेजेंट होगा। क्लासिक ट्रायड आपको पता है, फ्लेम, स्मोक और गन, अनबर्न्ड गन पाउडर का इफेक्ट। फ्लेम का क्या इफेक्ट होता है, बर्निंग, सिंगिंग ऑफ हेयर, और आपका एक और क्या रह गया, बर्निंग ऑफ स्किन, कैरिंग ऑफ स्किन, सिंगिंग ऑफ हेयर। और स्मोक का क्या होता है, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन, और आपका ध्यान रखना इस प्रकार से अनबर्न्ड गन पाउडर का टैटूइंग। तो क्लासिक ट्रायड इसमें प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। नियर में भी क्या होगा, सेंट्रल होल मतलब प्रेजेंट होगा, सेंट्रल सिंगल होल विद लेड शॉट्स एज ए सिंगल मास, ध्यान रखना इस प्रकार से, क्योंकि इसमें भी अभी डिस्पर्जन शुरू नहीं हुआ। लेकिन इसमें बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका फ्लेम और फायर की रेंज से बाहर आ चुका है, ध्यान रखना इस प्रकार से। फ्लेम और फायर की रेंज से बाहर आ चुकी है कंडीशन
कंडीशन देख लेना शॉर्ट गन के, उसकी रेंज क्या होती है। शॉर्ट गन में गन पाउडर की रेंज भी कितनी होती थी, 60 से 90 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो 90 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है वो, शॉर्ट गन की है ये। वहाँ से कनेक्ट मत कर लेना, वहाँ पर राइफल स्लग में हमने बात की थी है, तो वहाँ पर तो राइफल गन की चल रही थी बात। कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर, इंटरमीडिएट डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट में क्या था, तीनों का इफेक्ट आएगा, क्लोज में भी तीनों का आएगा लेकिन अराउंड द एग्जिट वाउंड, जबकि कॉन्टैक्ट में इनसाइड द ट्रैक वाउंड था। नियर वाले में क्या था कि फ्लेम की रेंज से बाहर है लेकिन स्मोक की रेंज के अंदर। इंटरमीडिएट वाले में क्या था, स्मोक की रेंज से बाहर है लेकिन गन पाउडर की रेंज के अंदर है। तो वो वाली बातें राइफल के लिए थी है ना, लेकिन ये बातें अपन किसके लिए कर रहे हैं, शॉर्ट गन के लिए कर रहे हैं, लेड शॉट्स के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो ये आपको पता ही था इस प्रकार से कि लेड शॉट्स जो होता है इसमें जो आपकी गन पाउडर की डिस्टेंस होती है वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है ना, तो नियर वाले में नहीं पहुंच पाएगा वो, ध्यान रखना इस प्रकार से, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इनका ना। अब इंटरमीडिएट वाले में क्या होगा, डिस्पर्जन स्टार्ट हो गया तो सेंट्रल एंट्री होल तो बनेगा लेकिन साथ में इंडिविजुअल सैटेलाइट होल्स भी बनेंगे। सेंट्रल एंट्री होल क्यों बन रहा है, क्योंकि कुछ कुछ लेड शॉट्स अभी सिंगल मास के रूप में ट्रेवल कर रहे हैं और कुछ डिस्पर्ज हो गए तो उनका इंडिविजुअल सैटेलाइट होल बनेगा, वो अपना अपना होल क्रिएट करेंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। और डिस्टेंट वाले में क्या होगा, कंप्लीट डिस्पर्जन हो गया तो सब अपना अपना एक होल क्रिएट करेंगे, कोई सेंट्रल होल नहीं बनेगा, सेंट्रल मास बचा ही नहीं है, सब डिस्पर्ज हो गए, अलग अलग हो गए, तो सबका इंडिविजुअल होल बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो ये अपन ने बात की बाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिर यहाँ पे कंडीशन आती है जहाँ पे एग्जिट बाउंड भी देखने को मिल जाता है शॉर्ट गन में। जनरली क्या होता है, शॉर्ट गन में एग्जिट बाउंड देखने को नहीं मिलता लेकिन कुछ कंडीशन में देखने को मिल जाता है, लाइक कॉन्टैक्ट शॉट, थिन बॉडी पार्ट, टेंजेंशियल बाउंड, है ना। तो कॉन्टैक्ट शॉट है, हाई प्रेशर से आपको पुश की गई है गैसेस से, तो क्या होता है लेड शॉट्स बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो है नहीं कुछ भी मजल और स्किन के बीच में, तो ध्यान रखना है बाहर भी निकल जाता है अगर हाई प्रेशर से चलाई गई है गोली। थिन बॉडी पार्ट, कोई पतले पार्ट को छू करके गोली निकल गई तो उसमें भी आर पार हो सकती है गोली। और टेंजेंशियल बाउंड का मतलब छू करके निकलना, शैलो सरफेस एंट्री, तो इनमें इन सब कंडीशन में जहां गोली आर पार हो सकती है बॉडी से, एग्जिट बाउंड भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट शॉट, थिन बॉडी पार्ट एंड टेंजेंशियल बाउंड, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो कॉन्टैक्ट शॉट, थिन बॉडी पार्ट और टेंजेंशियल बाउंड में गोली आर पार निकल सकती है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। एग्जिट बाउंड देखने को मिल सकता है इनमें। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एटिपिकल बैलिस्टिक्स की, है ना। तो एटिपिकल बैलिस्टिक्स का मतलब है गोली अपना रेगुलर बिहेवियर छोड़ करके इरेगुलर मोशन कर रही है, इरेगुलर बिहेवियर शो कर रही है ना। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं टेंडम या पिगी बैक बुलेट, है ना। तो इसमें क्या होता है, सीन इन ओल्ड रस्टेड फायरआर्म, तो 2 बुलेट्स कमिंग आउट बैक टू बैक, है ना। तो मैंने क्या बोला, एटिपिकल बैलिस्टिक्स का मतलब ही क्या है कि गोली अपना सामान्य व्यवहार छोड़ करके असामान्य व्यवहार फॉलो कर रही है। तो गोली का सामान्य व्यवहार तो क्या था कि एक बार फायरिंग की 1 बुलेट बाहर आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार फायरिंग करके 2 बुलेट एक साथ बाहर आएंगे, मतलब एक के बाद एक बाहर आ जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो टेंडम वर्ड आपको याद हो तो हमने बात भी की थी, टेंडम का मतलब ही होता है एक के ऊपर एक। टेंडम में डुप्लेक्स बुलेट की बात की थी ना, एक के बाद एक गोली निकल जाती है उसमें ना। तो ध्यान रखना है, इसमें जो भी ओल्ड अनयूज्ड गन होती है, काफी समय से बंदूक रखी हुई है, कोई यूज नहीं किया गया उसका, उनमें देखने को मिलती है कंडीशन है, एक बार आप ट्रिगर दबाओगे 2 बुलेट एक के बाद एक बाहर आ जाएगी ना। तो इरेगुलर बिहेवियर होता है इसका, ध्यान रखना है इस प्रकार से। रेगुलर बिहेवियर कहाँ हुआ, एक बार चलाने पे एक बाहर आनी चाहिए थी, आ गई 2 बाहर। फिर आता है योनिंग बुलेट। योनिंग बुलेट में क्या होता है, बुलेट डेविएट कर गई इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के, है ना, और ट्रेवलिंग अलोंग एन अनस्टेबल इरेगुलर ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो सीधी सी बात है, गोली चलाने पर एक सीधे ट्रेजेक्ट्री पाथवे पे जानी चाहिए थी बुलेट आपकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बुलेट ट्रेवल कर रही है अलोंग इरेगुलर पाथवे ना। तो जो इसका इरेगुलर पाथवे है उसके अलोंग, मतलब कोई रेगुलर पाथवे नहीं है, गोली चलाई तो सीधी सीधी जानी चाहिए थी वो टारगेट के पास है, लेकिन सीधी सीधी ना जाकर के टेढ़ी मेढ़ी जाती है, ध्यान रखना। योनिंग बुलेट कहते हैं उसको, इरेगुलर पाथवे के अलोंग गति करती है, तो वो है योनिंग बुलेट, है ना। टम्बलिंग बुलेट में क्या हो जाएगा, वो रोटेट हो जाएगी इट्स लॉन्ग एक्सिस के अलोंग, जिससे ध्यान रखना है खोज करेगी वो एटिपिकल एंट्री बाउंड, है ना। तो एटिपिकल एंट्री बाउंड प्रोड्यूस करेगी, की होल शेप्ड एंट्री बाउंड प्रोड्यूस करती है, जिससे मैक्सिमम टिश्यू डैमेज होता है ना। तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। नॉर्मल जो एंट्री बाउंड होता है उसके, जिस एंट्री बाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होता है, यहाँ पे एटिपिकल एंट्री बाउंड प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अपन ने अभी तक क्या बोला, टेंडम बुलेट का मतलब कि 1 बुलेट आनी चाहिए थी, आ गई 2, तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर है, तो एक के बाद एक बुलेट आ गई। योनिंग बुलेट का मतलब एक सीधे पाथवे में जानी चाहिए थी, लेकिन वो जो है टेढ़ी मेढ़ी गति होती है और इरेगुलर पाथवे पर ट्रेवल करती है ना। टम्बलिंग बुलेट का मतलब है अपनी लॉन्ग एक्सिस के अलोंग रोटेट हो जाती है,
और एटिपिकल एंट्री वाउंड प्रोड्यूस करती है। की होल शेप्ड एंट्री वाउंड आता है जिसमें मैक्सिमम टिश्यू डैमेज होता है ना, तो की होल शेप्ड एंट्री वाउंड प्रोड्यूस करती है वो जिसमें मैक्सिमम टिश्यू डैमेज होता है। और रिकोचेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रिकोचेट का मतलब है बुलेट किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकरा करके दूसरे रास्ते पर चली गई ना, यहाँ ऐसे मारा था, इससे टकरा करके ऊपर की तरफ चली गई, ध्यान रखना इस प्रकार से, मतलब डेविएशन हो गया बुलेट का, डिफ्लेक्शन हो गया बुलेट का फ्रॉम एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, है ना। और तो मान लो बुलेट आपने चलाई थी ऐसे ऐसे चला करके, मतलब वो पड़ा होगा ना फिजिक्स में, आपतन कोण परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो ध्यान रखना है इस तरीके से आई थी, इधर चली गई ना, तो जिस एंगल पर वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराई थी उसे कहते हैं अपन क्या, डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, हाँ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या फिर रिकोचेटिंग एंगल कहते हैं। एंगल एट विच बुलेट हिट्स इंटरमीडिएटिंग ऑब्जेक्ट जनरली कितना होता है, वो 10 से 30 डिग्री होता है ना। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे इसमें, कोई एब्रेजन कॉलर नहीं बनेगा, स्पिन रुक जाएगी क्योंकि स्पिन की वजह से तो एब्रेजन कॉलर बन रहा था गायरोस्कोपिक एक्शन की वजह से, तो इसमें बुलेट की स्पिनिंग जो है वो रुक जाएगी, अब बिना स्पिन के जाएगी तो एब्रेजन कॉलर नहीं बनेगा। फ्लेम स्मोक पाउडर का जो भी इफेक्ट आना था वो सब इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, टारगेट पर नहीं आएगा वो। और की होल एंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। तो रिकोचेट बुलेट का मतलब क्या होता है, जो किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकरा करके दूसरे रास्ते पर चली जाती है, डेविएट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस एंगल पर वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराई थी वो रिकोचेटिंग एंगल या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, जनरली होता है 10 से 30 डिग्री। और ध्यान रखना इस प्रकार से कि इसमें डिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा कि कोई एब्रेजन कॉलर नहीं बनेगा, क्योंकि स्पिन करती हुई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराई थी, लेकिन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद स्पिनिंग जो है बंद हो गई बुलेट की, और स्पिनिंग की वजह से ही, गायरोस्कोपिक एक्शन की वजह से ही तो एब्रेजन कॉलर प्रोड्यूस हो रहा था, तो कोई एब्रेजन कॉलर प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई इफेक्ट ऑफ फ्लेम स्मोक एंड अनबर्न्ट गन पाउडर प्रोड्यूस नहीं होगा, जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होना था वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट पर ही प्रोड्यूस हो जाएगा। और की होल एंट्री शेप्ड एंट्री वाउंड बनेगा यहाँ पे। तो हॉस्टल में रहते हैं हम, हॉस्टल के सहपाठी हमें देख रहे हैं इसलिए थोड़ी स्माइल आ रही है ना। तो अब बात कर रहे हैं हम सोवेनिर या स्लीपिंग बुलेट के नाम। तो सोवेनिर या स्लीपिंग बुलेट का मतलब क्या है, बुलेट रिटेन्ड इनसाइड द बॉडी, है ना, बुलेट बॉडी के अंदर ही रह गई, बाहर ही नहीं आई, ध्यान रखना है, कई कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो सकती है इससे। अब बुलेट बॉडी के अंदर ही रह गई, बाहर ही नहीं आई, तो उससे सिग्निफिकेंट हार्म कोज हो सकता है। बुलेट जब बॉडी के अंदर ही रह जाएगी तो फाइब्रोसिस सीन हो सकती है बुलेट के अराउंड, तो फाइब्रोसिस सीन होगी तो उससे कहेंगे क्रोनिक लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म, मतलब उसमें लेड जो है वो लीक होने लगेगा ना, और लेड लीक होने लगेगा तो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग प्लम्बिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी, बुलेट के अराउंड फाइब्रोसिस होने लगेगी। तो इसे कहते हैं सोयुवेनिर या स्लीपिंग बुलेट, बुलेट सो गई है बॉडी के अंदर जाके, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो सर्जिकल रिमूवल करना पड़ सकता है बुलेट का, ध्यान नहीं रखना है इस प्रकार से। अब बात कर रहे हैं किसकी, कैनेडी फिनोमिना या फिर रेला सीमा और रेला सीमा फिनोमिना की, है ना। कैनेडी फिनोमिना में क्या होता है, अपन बात कर रहे हैं लेट्रोजेनिक अरे यार ये क्या हो गया, तो कैनेडी फिनोमिना में क्या होता है, लेट्रोजेनिक अल्ट्रेशन हो जाता है गन शॉट वाउंड का ड्यूरिंग सर्जिकल डेब्रिडमेंट हैम्परिंग रेंज एस्टिमेशन ना। तो सीधी सी बात अपन ने क्या बोली, कैनेडी फिनोमिना का मतलब है गोली लगने से जो भी घाव पैदा हुआ है उसमें चिकित्सीय त्रुटि आ गई, मेडिको लीगल मतलब उसमें डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से हम रेंज का डिटर्मिनेशन नहीं कर पा रहे ना। लेट्रोजेनिक वर्ड का मतलब होता है मेडिकल नेग्लिजेंस, एक तरीके से कहें तो मेडिकल संबंधित कुछ गलती है ना। सीधी सी बात है, एक वाउंड है, उस वाउंड में से आपने क्राइम बुलेट निकाल ली है ना, उस क्राइम बुलेट को देख करके आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था रेंज का, ध्यान रखना है कितनी दूरी से, कि कॉन्टैक्ट वाउंड है कि क्लोज वाउंड है। लेकिन जब अल्ट्रोजेनिक इट्रोजेनिक अल्ट्रेशन हो गया, ध्यान रखना इस प्रकार से, मेडिकल गलती की वजह से जब हम रेंज का पता ना लगा पाए गन शॉट को वाउंड को देख करके, तो उसे अपन कहेंगे कैनेडी फिनोमेना ना। तो कैनेडी कोई, मैंने तो सुना है शायद कोई फॉरेन में कोई पर्सन था जिसकी डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ में जो वाउंड बना था उस वाउंड को देख करके डॉक्टर्स जो है वो रेंज का पता नहीं लगा पाए थे। तो मेडिकल गलती की वजह से जब आप वाउंड को देख करके रेंज का पता नहीं लगा पाओ तो उसे कहेंगे अपन कैनेडी फिनोमिना, उस इंसान के नाम पर ही रखा गया इसका नाम, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो अब बात करें, डिस्टर्ब करने वाले आ जाते हैं बीच में, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब बात कर रहे हैं किसकी, रेला सीमा फिनोमिना की। तो रेला सीमा फिनोमिना का मतलब है स्टेप बाउंड के अंदर बुलेट डाल देना ना, किसी को चाकू घोंप दिया, चाकू घोंपने के बाद चाकू निकाल कर उसमें बुलेट डाल दी, यानी कि स्टेप बाउंड को छुपा करके फायर आर्म इंजरी दिखाने का एक तरीका है क्या, रेला सीमा फिनोमिना, अपन बात के ध्यान रखना है ना। डेथ उसकी हुई है स्टेप बाउंड की वजह से, लेकिन उसको दिखा दिया जाए जब बुलेट बाउंड गन शॉट बाउंड है ना, तो उसे कहते हैं रेला सीमा फिनोमिना। अपन बात करें
तो अब अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट गन के इफेक्ट की ना। ये तो अपन ने देखे थे बुलेट के इफेक्ट, तो क्या क्या देखे। टेंडम बुलेट का मतलब एक बार ट्रिगर दबाया, एक के बाद एक गोली बाहर आ गई ना। योनिंग बुलेट का मतलब बुलेट जो है सीधी ना जाकर के टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना। टम्बलिंग बुलेट का मतलब अपने लॉन्ग एक्सिस के अलोंग रोटेट हो गई तो की होल शेप्ड एंट्री बाउंड प्रोड्यूस करेगी, जिसमें मैक्सिमम टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, ए टिपिकल एंट्री बाउंड प्रोड्यूस करेगी ना। रिकोचेट बुलेट का मतलब है किसी एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराकर दूसरी जगह चली गई, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिकोचेटिंग एंगल ध्यान रखना है। कोई एब्रेजन कॉलर नहीं बनेगा, मतलब एंट्री बाउंड के कोई फीचर्स नहीं बनेंगे, एब्रेजन कॉलर, ग्रीज कॉलर, फ्लेम स्मोक, गन पाउडर के इफेक्ट कुछ नहीं बनेगा, की होल एंट्री बनेगी, ध्यान रखना है। सो यू नीड अ स्लीपिंग बुलेट का मतलब बुलेट जाकर के बॉडी में सो गई, बाहर ही नहीं आई, तो वाइब्रोसिस सीन होगी अराउंड द बुलेट, तो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग ऑफ लंबिज्म देखने को मिल सकता है, लीकेज होगा लेड का फिर बॉडी में। फिर आता है कैनेडी फिनोमेना। इसका मतलब है कि मेडिकल गलती की वजह से जब आप गन शॉट वाउंड को देख करके पता ना कर पाओ कि रेंज क्या है इसकी ना, तो जो भी वाउंड आपको दिख रहा है बॉडी के अंदर, मान लो यहाँ बुलेट चली है तो इस वाउंड को देख करके आप पता ही ना कर सको कितनी दूरी से गोली चली है मेडिकल गलती की वजह से, तो उसे कहेंगे कैनेडी फिनोमेना। रेला सीमा फिनोमेना का मतलब है स्टेप वाउंड, चाकू घोप दिया था और उसको निकाल करके उसमें बुलेट डाल दी गई है, गन शॉट वाउंड दिखाने का तरीका है स्टेप वाउंड को, तो उसे कहेंगे रेला सीमा फिनोमेना। और जो नक्सलवादी होते थे पहले नेक्सलाइट्स, उनके द्वारा यूज़ किया जाता था इसको। अब बात कर रहे हैं शॉर्ट गन के इफेक्ट्स के ना। शॉर्ट गन के इफेक्ट्स में क्या होता है, 3 इफेक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बालिंग या वेल्डिंग ऑफ शॉट्स, है ना। सीधी सी बात है, जो भी लेड शॉट्स है उनकी बॉल बना देना, उनकी वेल्डिंग कर देना। वेल्डिंग मतलब उनको आपस में जोड़ देना, उनका एक गुच्छा बना देना ना। तो उसके गुच्छा बनाने से क्या होगा, ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट डिस्पर्जन होगा लेड शॉट्स का ड्यू टू एक्सेस ग्रीज या लुब्रिकेंट या हीट। तो वाउंड जो है मिमिक्स करेगा इंटरमीडिएट शॉट्स का ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की इस प्रकार से, मान लो कि बहुत दूरी से गोली चली है ना, बहुत दूरी, कितनी, 4 मीटर से भी ज़्यादा दूरी से गोली चली है, डिस्टेंट शॉट की कंडीशन है, तो ध्यान रखना है लेड शॉट का कंप्लीट डिस्पर्जन हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2 मीटर पे हो जाता है डिस्पर्जन तो स्टार्ट, अभी तो 4 मीटर से ज़्यादा पे गोली चली है, तो डिस्टेंट शॉट होना चाहिए था, मतलब कंप्लीट डिस्पर्जन होना चाहिए था लेड शॉट्स का। अलग अलग लेड पार्टिकल्स के इंडिविजुअल सैटेलाइट होल्स दिखने चाहिए थे एंट्री वाउंड में, लेकिन ऐसा न होकर के इंटरमीडिएट शॉट जैसा कुछ दिखता है, जिसमें की होल दिखता है और उसके आसपास आपके सैटेलाइट होल्स दिखते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैरल में एक्सेसिंग क्या था, ग्रीस था ना, बहुत ज़्यादा बैरल में ग्रीस भर रखा है, लुब्रिकेंट बहुत ज़्यादा भर रखा है, या बैरल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, हीट हो गया, तो उससे जो लेड शॉट्स थे बैरल के अंदर वो आपस में चिपक गए ना, चिपक कर एक गुच्छा बन गया, एक बॉल जैसा बन गया, इसलिए इसको कह दिया बॉलिंग, या फिर वेल्डिंग कर दी किसी ने लेड शॉट्स की, ऐसा लगता है आपस में चिपका दिया लेड शॉट्स को, तो उससे क्या होगा, 2 मीटर से ज़्यादा होने पर कुछ कुछ लेड शॉट्स का ही डिस्पर्जन हो पाएगा। और अपन ने बोला भी था जब कुछ लेड शॉट्स का डिस्पर्जन हो और कुछ का ना हो, तो ध्यान रखना एक की होल बनेगा सेंट्रल में सिंगल मास की तरह, और एक कुछ सैटेलाइट होल्स बनेंगे, तो जो वाउंड प्रोड्यूस होगा वो इंटरमीडिएट शॉट की मिमिक्री करेगा, इसलिए इसको बोला है मिमिकिंग इंटरमीडिएट शॉट, है ना। तो बॉलिंग या वेल्डिंग ऑफ शॉट्स का मतलब यही है, जो ग्रीजिंग या ग्रीज या लुब्रिकेंट या हीट की वजह से जब लेड शॉट्स आपस में चिपक गए, जिनकी वजह से एक की होल बना और अराउंड सैटेलाइट होल बने, मिमिक कर रहा है वो इंटरमीडिएट शॉट्स की, तो इसे कहेंगे बॉलिंग या वेल्डिंग ऑफ शॉट्स, है ना। और बिलियर्ड बॉल रिकोचेट इफेक्ट क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन ऑन हिटिंग इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, है ना। सीधी सी बात है, जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, रिकोचेट वर्ड का मतलब मैंने बोला था इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकरा करके कुछ गड़बड़ हो गई, तो ध्यान रखना इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकरा करके उनमें क्या हो गया, ज़्यादा डिस्पर्जन हो गया, जिसकी वजह से नियर शॉट भी रिसेंबल करेगा डिस्टेंट रेंज, है ना। तो उल्टा है, उसमें तो क्या हो रहा था, कम डिस्पर्जन हो रहा था, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्पर्जन हो रहा है इस प्रकार से, तो उसमें डिस्टेंट शॉट भी मिमिक्री कर रहा था इंटरमीडिएट शॉट की, इसमें नियर शॉट भी मिमिक्री करेगा डिस्टेंट शॉट की, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर क्रोनलियन शॉट में क्या होगा, एक्सपल्जन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा एंड स्कल फ्रैक्चर कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट शॉट ड्यू टू गैस एक्सपेंशन विद इन द स्कल। ये वही है जो गैस, जो भाई कॉन्टैक्ट शॉट हुआ मतलब मजल एकदम छू रहा है स्किन को, तो जैसे ही गोली चली तो लेड शॉट्स स्किन के अंदर गए, गैसेस स्किन के अंदर गई, तो एकदम से स्किन को फाड़ देगी, एक्सपेंशन हो जाएगा, एकदम से स्किन का एक्सपेंशन होगा,
होगा तो अपन बात करें तो ब्रेन पैरेन्काइमा को बाहर लेती हुई स्कल फ्रैक्चर करती हुई गैसेस बाहर आएंगी, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो बॉलिंग या वेल्डिंग ऑफ शॉट्स का मतलब लेड शॉट्स आपस में चिपक गए, डिस्पर्जन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो डिस्टेंट शॉट भी मिमिक्री करेगा इंटरमीडिएट शॉट की, मतलब उसके जैसा लगेगा इंटरमीडिएट शॉट के जैसा ना, कम डिस्पर्जन हुआ इस वजह से। बिलियर्ड बॉल रिकोचेट इफेक्ट का मतलब ये है किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराए जिसकी वजह से जिसकी वजह से डिस्पर्जन बढ़ गया उनका, तो कम दूरी का रेंज मतलब शॉट भी क्या लगेगा कि अधिक दूरी का हो गया, डिस्पर्जन ज़्यादा हो रहा है ना, उनमें ध्यान रखना इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर आता है क्रोनलियन शॉट। इसका मतलब क्रोनलियन शॉट इसका मतलब ये है कि जो कॉन्टैक्ट शॉट है उसमें जो पार्टिकल्स लेड पार्टिकल्स लेड शॉट्स और आपका वो अंदर गए हैं तो वो क्या करेंगे, ध्यान रखना है इस प्रकार से, वो ब्रेन पैरेन्काइमा को बाहर निकालते हुए स्कल फ्रैक्चर कोज करते हुए बाहर आएंगे। ध्यान रखना है, याद करने वाला ही चैप्टर है, समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, चाहे इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो, तो याद ही करना है इसको, ध्यान रखना है इस प्रकार से बात करें ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दोबारा देख लेना एक बार, नहीं समझ में आए तो।